हेलो फ्रेंड्स। बाबुल का साइबान भला। 3 औरतें 3 कहानियाँ। खाला से मुझे माँ की खुशबू आती थी, तभी जब कोई दुख मिलता इनको याद करती थी। एक रोज़ खाला मुझसे मिलने आई तो सौतेली माँ बच्चों समेत मैके गई हुई थी और मैं घर में अकेली थी। खाला से लिपटकर मैं खूब रोई, हाथ जोड़े कि खुदारा अपने साथ मुझे ले चलो, मुझ में अब जुल्म सहने की ताब नहीं है। शाम को माँ आ गई, खाला ने मुझे साथ ले जाने की बात की। वो बोली, बेशक इसे साथ ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो मरहूम शौहर की औलाद समझकर पाल रही थी, मगर तुमको ये लिख कर देना होगा कि नौशीन अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जा रही है, और ये भी कि इसको बाप की जायदाद से कोई हिस्सा ना मिलेगा। मेरा भाई कादिर जो पास ही बैठा था, इसने कहा, हाँ खाला, माँ ठीक कहती है। ठीक है, मैं इसको हर शर्त पर ले जाऊंगी। लाओ कागज़ और कलम, जो कहते हो लिखे देती हूँ। अगली सुबह भाई कुछ कागजात बनवा कर ले आया, मैंने साइन कर दिए। यूं इन्होंने मुझे खाला के हवाले कर दिया। बात वही हुई जिसका खाला को डर था। मुझे देखते ही खालू ने तेवरी चढ़ा ली और बीवी से बोले, तुम इसको क्यों साथ ले आई हो, जबकि इसकी जिम्मेदारी उठाने वाले इसके भाई मौजूद हैं। माँ सौतेली है तो क्या, भाई ने तो इसको दरबदर नहीं होने दिया है ना। जो भी है मियाँ जी, हैं तो वो सौतेले, नौकरानी बनाकर रखा हुआ है फरखुंदा बेगम। मैं पराई जवान औलाद को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम इसको इसके वारिसों के हवाले कर आओ। खालू ने दो टोक फैसला सुना दिया। अब खाला परेशान थी और मैं सौतेली माँ के पास रहने को तैयार ना थी। फूफियाँ मुझे अपने घर रखती ना थीं। मुझ पर सौतेली माँ को जुल्म ढाते देखकर भी चुप साधे रहती थी। खाला ने बहुत सोचा, बिलाखिर मुझे मेरे वालिद के एक कज़न के घर ले गईं, जिनको सब मियाँ जी बुलाते थे। इनकी बीवी से खाला ने मेरी बिपता सुनाकर कहा कि सबिया बेगम, इसको तुम अपने पास रख लो और बेटी बना लो। बीवी ने मियाँ जी से बात की और इन्होंने मुझे अपने घर ठहराना कबूल कर लिया। बहुत शरीफ, दीनदार और मोअज़्ज़िज़ लोग थे। इन्होंने यतीम जानकर मुझे बेटी बनाकर अपने घर रखना मंजूर किया था। इस घर में मुझे ऐसा प्यार मिला कि मैं सारे दुख भूल गई। मियाँ जी की बीवी बहुत खुदा तर्स खातून थी। मैं इनको माँ जी कहती। वो मुझको अच्छा रखती मगर मेरी निगरानी भी करती। मियाँ जी के 2 बेटे थे, बेटी कोई न थी, सो इनके बेटे मुझे बहन कहकर पुकारते थे। मैं भी इनको भाइयों जैसा ही समझती थी। बमुश्किल 6 माह गुजरे होंगे कि एक दिन, जबकि मियाँ जी और इनकी बेगम किसी फौदगी में गए हुए थे, मैंने फ़ोन उठाया और मेरी बदनसीबी का आगाज़ हो गया। जबकि इस घर का ये दस्तूर था कि मर्द जब घर में मौजूद हों तब औरतें फ़ोन नहीं उठाती। अलबत्ता जब मर्द मौजूद ना होते माँ जी फ़ोन सुनती थी। मेरी आवाज़ पहली बार इस फ़ोन से किसी बाहर के शख्स ने सुनी थी। किसी ने पूछा था, फवाद घर में है? जी वो नहीं है, मैंने जवाब दे दिया। फवाद मियाँ जी के बड़े बेटे का नाम था। फवाद मियाँ जी के बड़े बेटे का नाम था। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजी। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि वही सवाल इसने दोबारा किया था। फवाद साहब घर पर हैं? बता तो दिया है कि नहीं है, फिर दोबारा फ़ोन क्यों किया है? मैंने सख्त लहजे में कहा, माफ़ कर दें, सिर्फ इतना बता दें कि आप कौन हैं। मैं खादमा हूँ इनकी। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। खुदा जाने इस शख्स की आवाज़ में कैसा सहर था कि इसकी आवाज़ मुझसे भुलाई न जाती थी। नहीं जानती थी वो कौन था और क्यों इसने फवाद को फ़ोन किया था। अब मेरे कान में हर वक्त फ़ोन की घंटी पर लगे रहते थे। जब इंसान मुसलसल एक आरज़ू करता है, वो बर ही आती है। एक रोज़ फिर मुझे मौका मिल गया। मैं हॉल कमरे में फ़ोन के पास खड़ी थी कि घंटी बजी। मैंने झट से फ़ोन उठा लिया। वही आवाज़ कानों में गूंजी। इसका जहर मुझे अपनी जानिब खींचने लगा। मुझे नहीं लगता कि तुम खादमा हो, सच बताओ कौन हो तुम? मियाँ जी की रिश्तेदार हो? आप जो समझ लें, रिश्तेदार या खादमा, लेकिन आपको इससे क्या? क्यों फ़ोन किया है आपने? तब इसने बताया कि इसका नाम गुलज़ेब है और मियाँ जी ने कुछ सामान भिजवाना था रावलपिंडी से पेशावर, इसी बारे में फ़ोन किया था। मैंने मियाँ जी को तो नहीं बताया, लेकिन फवाद को बता दिया कि किसी गुलज़ेब का फ़ोन आया था और वो सामान भिजवाने का पूछ रहा था। हाँ, दुकान का कुछ सामान इसके ट्रक से पेशावर भिजवाना था, मैं फ़ोन कर लूँगा उसे। मुझको गुलज़ेब की आवाज़ के सहर ने जकड़ लिया था। इस आवाज़ के साथ जहन ने एक अनजाना रिश्ता कायम कर दिया। इस आवाज़ को सुनना चाहती थी। अब जब लाला जी फ़ोन पर किसी से बात करते, मैं कान लगा लेती और इनकी बातें सुनती। एक दिन मैंने सुना, लाला फवाद कह रहे थे, गुलज़ेब मेरे सामान में करा करीबी है, एहतियात से डब्बे उतरवा लेना, ये सामान कोहाट से लाहौर मार्केट जाना है। इनकी बातों से पता चला कि गुलज़ेब का ट्रक है जो सामान बर्दारी का काम करता है। इतना तो इसके बारे में मालूम हो गया, लेकिन इस बात का इल्म मुझे तो क्या, लाला जी को भी नहीं था कि इस सामान बर्दारी के पीछे ये शख्स काला धंधा भी करता है। एक दिन फिर मुझे फ़ोन उठाने का मौका मिल गया। गुलज़ेब ने मुझे अपना नंबर दे दिया। यूँ मेरी तन्हाई के दश्त में फूलों के अंबार लग गए। अब जब कभी मौका मिलता गुलज़ेब को फ़ोन कर देती। वो मुझे वाकई मियाँ जी की खादमा ही समझने लगा। हम बातचीत कर लेते। जब आहट सुनती फ़ोन रख देती। एक रोज़ इसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि एक झलक तुम्हारी मैंने मियाँ जी के चमन में देख ली थी, जब मैं लारी के लिए इनके सामान उठा रहा था। क्या तुम एक खादमा से शादी कर लोगे? क्यों नहीं? क्या वो इंसान नहीं होती?
मैंने कहा मेरी मंगनी हो चुकी है, तुमसे शादी नहीं हो सकती। यूँ भी हमारे लोग कबीले वालों में शादियाँ नहीं करते, मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन मुझे मियाँ जी और फवाद लाला की इज्जत मतलूब थी और नहीं चाहती थी कि जिस लड़की को इन्होंने बेटी कहा है वो किसी को फ़ोन करे और मियाँ जी की बदनामी का बायस बने। मैंने कहा गुलज़ेब, अब मैं तुमसे फ़ोन पर बात ना करूँगी, वरना ये राज खुल जाएगा तो मियाँ जी को भी सदमा होगा जो मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। गुलज़ेब ने फिर भी फ़ोन पर राब्ता तर्क ना किया। तब मैंने साफ साफ बता दिया कि खान साहब सुनो, मैं इनकी खादमा नहीं हूँ बल्कि एक लावारिस लड़की हूँ। मेरी आपसे शादी नामुमकिन होगी क्योंकि मुझको इस ख़ानदान ने पनाह दी है। हाँ, अगर आप मुझे पनाह देना चाहते हैं तो मैं आपके घर भी खादमा बन के आ जाती हूँ। इसी तरह मुझे गुलज़ेब खान ने ज़हनी तौर पर आमादा कर लिया कि मैं मियाँ जी का घर छोड़कर इसके घर में पनाह के लिए चली जाऊँ। इसने बार बार मुझे मियाँ जी का घर छोड़ने को कहा तो मैं एक रोज़ खाला जी के घर चली गई। खाला के पड़ोस में फ़ोन था। मैं पड़ोसन की लड़की से मिलने के बहाने गई और वहाँ से गुलज़ेब को फ़ोन किया। इसको बता दिया कि मैं फ़लाँ जगह हूँ। वो कहने लगा नज़दीकी स्टॉप चंद कदम पर है, इधर आ जाओ। मुझे भी इसको देखने का शौक़ था। खाला समझ रही थी अभी तक पड़ोस में हूँ, मगर मैं इनके गेट से निकलकर सड़क पर आ गई जहाँ लारियों और ट्रकों का अड्डा था। अब मसला ये था कि मैंने गुलज़ेब को देखा भी नहीं था। पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी, खुद को हवन्नक लग रही थी कि हर आने जाने वाले का चेहरा तक रही थी। इससे वहाँ मौजूद बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को शक पड़ गया और वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। इतने में एक लहीम शहीम शख्स जो सरहदी टोपी पहने था मेरे पास आया और पूछा, नौशीन हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। इधर आ जाओ, ये कहकर वो आगे आगे चलने लगा और मैं इसके पीछे पीछे। जब एक गाड़ी के पास पहुंचा तो दरवाज़ा खोलकर बोला, इसमें बैठ जाओ। मैंने गाड़ी में बैठने में देर ना की, समझी गुलज़ेब ने मुझे लेने को अपना ड्राइवर भेज दिया है। मैंने इस शख्स से दरियाफ्त किया, गुलज़ेब मुझे लेने खुद क्यों नहीं आए? वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा तो मैंने ही जान लिया यही गुलज़ेब थे। इसकी सूरत देखकर मेरा सर चकरा गया। करख्त चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें, उम्र 40 साल से ऊपर थी और मैं 16 बरस की बेअकल छोकरी। उफ मेरे खुदा, ये मुझसे कैसी फाश गलती हो गई। बिना सोचे समझे एक गंभीर और ठहरी आवाज़ के शहर में जकड़ी यहाँ तक आ गई, ऐसे अनजान रास्ते पर कि जिसकी मंजिल का भी कुछ पता ना था। वो चुप सादे था और मैं चुप सादे सोच रही थी कि जाने ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। ठिकाने पर पहुंचकर इसने मुझे अपने नौकर को बुलाकर मुझे इसके घर भेज दिया और कहा कि चंद दिन अपने घर में रखो, मुझे अभी ट्रक के साथ जाना है। हाशिम इसका पुराना मुलाजिम था, इसकी बीवी नरम खो औरत थी। इसने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने सब बातें इसे बता दी। वो बहुत परेशान हुई, बोली, तुम बदनसीब किस चक्कर में फंस गई हो? ऐसे अच्छे लोगों का घर छोड़कर एक जराइम पेशा आदमी के चुंगल में आप फंसी हो। गुलज़ेब खान बज़ाहिर सामान बर्दारी का काम करता है, लेकिन असल में इसके और बुरे धंधे भी हैं। मेरे शौहर के सिवा और किसी को इल्म नहीं कि दूसरे गलत धंधों के साथ ये लोग पर्दा फरोशी का भी काम करते हैं। मुझे भी ये काफ़ी साल पहले एक मस्जिद के पास से उठा लाया था। मेरी उम्र 9 बरस थी, मैं कमसिन और मासूम थी। मेरे रोने धोने से हाशिम को मुझ पर तरस आ गया। इसने मिन्नत करके खान से मुझे मांग लिया कि मैं इसके साथ शादी करूँगा, इसको मुझे दे दो। इसी वक्त वो भी 18 साल का था और गैर शादीशुदा था, लिहाजा खान ने मुझे इसके हवाले किया। हाशिम की माँ जिंदा थी। 2 साल में इसकी माँ के पास रही और फिर इसने मेरा निकाह हाशिम से करा दिया। यूँ मैं किसी खरकार के अड्डे पर फरोख्त होने से बच गई, लेकिन हमेशा के लिए अपने घर और माँ बाप से बिछड़ कर ही रह गई। इस औरत की बिपता सुनकर मुझे चक्कर आ गया। वो भी फिक्रमंद थी कि अब मेरा क्या होगा। अब पछताने लगी, बगैर सोचे समझे मियाँ जी जैसे मेहरबान इंसान के घर से क्यों निकली कि जिन्होंने मुझे इज्जत दी और बेटी बनाकर रखा। अब वापस लौट भी न सकती थी क्योंकि मैं तो इनकी मोहब्बत और शफकत की बेकदरी करके भाग आई थी। जिस औरत की तहवील में थी इसका नाम हाजरा था, वो मुझे रिहा करने से डरती थी। गुलज़ेब और हाशिम ट्रक लेकर गए थे। इनको 4 रोज़ बाद आना था। एक दिन तो सोच विचार में गुजर गया। बिलाखिर हाजरा ने कहा, तुम सौतेली माँ के पास चली जाओ, यहाँ से तो वही घर अच्छा है। कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें ख़त लिखकर कोरियर सर्विस से भिजवा दो, वो आकर तुमको ले जाएंगे। मैंने चिट्ठी लिखी और हाजरा ने अपने देवर को बुलवाया जो टैक्सी चलाता था। इसको कहा कि ये ख़त किसी कोरियर सर्विस से भिजवा दो। इसने ऐसा ही किया। इस तरह मेरे बड़े भाई खावर को चिट्ठी मिल गई। वो फौरन पुलिस स्टेशन गया और रात को पुलिस की नफरी वहां पहुंच गई जहां गुलज़ेब का ठिकाना था। ये इलाका गैर से नज़दीक एक जगह थी जिसका मालिक बड़ा खान था। गुलज़ेब इसका कारिंदा था। सद्दे शुक्र कि हाजरा जैसी औरत मुझे मिली, वरना किसी भी वक्त कानून की पहुंच से दूर पहाड़ों में गुम की जा सकती थी। इधर बेचारी हाजरा डरी हुई थी। वो कहती थी कि हमको तेरा दुख ज़रूर है, मगर मजबूर हैं क्योंकि हम जिस शख्स के कब्ज़े में हैं वो माफ़ी के लफ्ज़ से ना आशना है। इसने बताया कि गुलज़ेब तो शादीशुदा है, वो बड़े खान के डर से तुमसे शादी ना करेगा।
कहीं तुमको फरोख्त ना कर दे, मगर वो तुझको ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकता। खुदा जाने इसके दिल में क्या है जो तुझको उठा लाया है। सद्दे शुक्र के मेरे भाई कादिर ने हिम्मत की और किसी बाअसर शख्स की मदद से पुलिस ले आया। पुलिस इस जगह को ढूंढने में कामयाब हो गई जहां बड़े खान और गुलजेब का रहना सहना था। गुलजेब का ट्रक जो ही इनके ठिकाने वापस आया, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। मुझे उम्मीद बहुत कम थी कि मेरा भाई मेरी मदद को आएगा, मगर वो आ गया। खून का रिश्ता रंग लाया, अपना खून फिर अपना होता है। भाई गरचा सोतेला था, मगर थी तो मैं इसी के बाप की बेटी। जब इसको मेरा खत मिला वो ना रह सका। मेरे दोनों फूफा भी इसके साथ आए थे। सौतेली माँ ने मुझे सख्त मलामत की। सौतेली माँ ने मुझे सख्त मलामत तो की, मगर वो भी आखिर औरत थी और माँ थी। मेरी ना सही किसी और की सही, मगर ममता के जज्बात से आशना थी। इसको इसकी गलतियों का एहसास कुछ इसके बच्चों ने भी दिला दिया था। अब मुझे समझ आई कि सौतेले रिश्ते भी अगर इज्जत के पासबान हों तो इनके लिए दुख झेल लेने में ही आफियत है। बाप के मरने के बाद भी सौतेली माँ ने मुझे घर से तो नहीं निकाला था। जब ज़माने की ठोकर लगी तब जाना कि ज़माने की ठोकरों से सौतेली माँ की कड़वी बातें अच्छी, मगर नादानी में बाबुल की दहलीज पार कर लेने में तबाही ही है, आफियत कतई नहीं है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।